नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नए रेगुलेशन जो नया चेंज हुआ रेगुलेशन CMR 2017 की बात करता हूं। अब इसमें दोस्त हम लोग ऐसा करते हैं कि रेगुलेशन हम लोग उसी बिंदुओं को प्रकाश में लेकर चर्चा करते हैं जिससे कि हम लोग को एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम लोग सिलसिलेवार ढंग से पूरा रेगुलेशन का उल्लेख करें तो ये बहुत नीरस सब्जेक्ट है। तो एक मैं प्रयास करता हूं आप लोगों को रेगुलेशन उसी बिंदुओं उसी टॉपिक पर चर्चा करूं जिससे कि आपका MCQ का क्वेश्चन पकड़ में आता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपका चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 में है आपका रेगुलेशन नंबर 3। रेगुलेशन नंबर 3 इसमें क्या है दोस्तों? नोटिस ऑफ ओपनिंग। इसमें हम लोग चर्चा करते हैं नोटिस ऑफ ओपनिंग की, कि कोई भी माइंस जब हम खोल रहे हैं तो उसकी सूचना हमको किस तरह से देनी। अब इसमें पहला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है कि हमको एक्ट के सेक्शन 16 के तहत पहला पॉइंट क्या है कि एक्ट के 16 के तहत ही हम नोटिस दें। दूसरा क्या आता है? प्लान, बाउंड्री। प्लान आ गया, बाउंड्री हो गया, ओपनिंग बाउंड्री एक तरह। माइन बाउंड्री हो गया। उसके बाद हो गया ट्राइजंक्शन। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? रेवेन्यू पिलर। उसके बाद क्या आएगा? सरफेस। परमानेंट एंड प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या आएगा कि ये प्लान, माइन बाउंड्री, ट्राइजेक्शन, रेवेन्यू पिलर, सरफेस, परमानेंट एंड प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर अगर ये है तो। तीसरे में क्या करेंगे? एक्ट के 16 के तहत प्लान, माइन बाउंड्री, ट्राइजेक्शन, रेवेन्यू पिलर, सरफेस, परमानेंट और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है अगर ये है तो CI को नोटिस और साथ के साथ क्या करना है? एक कॉपी, 1 कॉपी RI को। ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं? इसका दूसरा नंबर पॉइंट आता है, उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। ओके, काटो, चलिए स्टार्ट। अब इसमें आगे क्या है दोस्तों? माइन बाउंड्री में रेगुलेशन 121 और 122 प्लान के अनुसार अगर किसी भी तरह का कोई चेंज होगा तो जो हम लोग न्यू माइन बाउंड्री प्लान बनाएंगे, जो न्यू माइन बाउंड्री प्लान जो हम बनाएंगे उस प्लान के जो है 7 दिन के अंदर न्यू माइन बाउंड्री जो बनाएंगे उसके 7 दिन के अंदर सब रेगुलेशन 1 के अनुसार ए में क्या आएगा? रेगुलेशन 65A1A के तहत क्या करेंगे? सरफेस प्लान की 1 कॉपी। दूसरा में क्या आएगा? रेगुलेशन 104, इसके तहत क्या होगा कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, कि मेरा जो ओपनिंग हो रहा माइंस उसमें हम सेफ्टी का क्या क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं उसका जो प्लान होगा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का 1 कॉपी। दूसरा किसको करेंगे?
इसमें दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि अगर कोई माइंस पहले खोली जा चुकी है तो क्या होता है, इससे पहले या कोई बंद था पहले खुल हम लोग चालू कर लिए बिना किसी को इन्फॉर्मेशन दिए हुए, ऐसा भी कई बार होता है। तो अगर इस केस में क्या होता है कि अगर कोई माइंस पहले खोली जा चुकी है तो उसके लिए क्या होगा कि ए रेगुलेशन 165 और बी क्या है रेगुलेशन 104, इसके प्रभावी होने से 60 दिन और 1 साल के अंदर में हम लोग को क्या करना है कि इंफॉर्मेशन करना है किसको, सीआई को। और एक चीज दोस्तों कि सीआई को हम किसी भी तरह का नोटिस का जो इंफॉर्मेशन है वो हम उसी फॉर्मेट में देंगे जो सीआई जिस तरह का फॉर्मेट डिमांड किया है, जिस तरह से निर्देश जारी किया है कि भैया इस रेगुलेशन का जो है हमको नोटिस इसी फॉर्मेट में चाहिए, हम प्रत्येक नोटिस को उसके उसी फॉर्मेट में हम सबमिट करेंगे। ओके, अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या आता है दोस्तों कि जब कोई माइन ओपनिंग की जा चुकी है तो, ठीक है, हम माइंस को क्या कर दिए, ओपन कर दिए। अब ओपन करने के बाद क्या होगा, ऑनर, एजेंट और मैनेजर, ऑनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, माइन ओपनिंग की एक्चुअल डेट, जैसे क्या 27/10 है, ठीक है, तो आज का जो एक्चुअल डेट है कि भाई हमने माइंस को कब स्टार्ट किया, 27/10/2020 को, ठीक है, तो एक्चुअल डेट की जो नोटिस है वो फोर्थ विथ मतलब तत्काल, इमीडिएट हम क्या करेंगे, सीआई चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, आरआई रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे फोर्थ विथ यानी तत्काल। ओके, अब हम लोग आते हैं दोस्तों रेगुलेशन नंबर 4 पे। अब रेगुलेशन 4 में क्या है दोस्तों, एनुअल रिटर्न, ठीक है। अब एनुअल रिटर्न क्या है, 1 फरवरी और इससे पहले, कब हम लोग को सबमिट करना है, 1 फरवरी और इससे पहले। इसका दूसरा लाइन क्या आता है, ऑनर, एजेंट और मैनेजर, ठीक है, ये सबमिट करेगा किसको, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। अब इसमें तीसरा नंबर पॉइंट जो आता है वो क्या है, अगर माइन क्लोज हो गया है यानी माइंस बंद हो गया है, दूसरा दिन एबॉर्टमेंट हो गया है, तीसरा क्या है कि अबव 60 डेज डिसकंटिन्यूअस यानी कि 60 दिन से ज्यादा वहां पर या 60 दिन तक वहां काम स्थगित कर दिया गया है। ये जो पॉइंट है ना अबव 60 डेज डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब ये है कि 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा वहां पर काम स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। तीसरा इसमें क्या पॉइंट एक आएगा कि ऑनर चेंज, अगर खदान का मालिक बदल दिया गया है तो, ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों, कैसे नोटिस करना है, तो क्या करेंगे हम सब रेगुलेशन 1 के अनुसार क्या करेंगे, माइन क्लोज यानी माइन बंद हो गया है, अबेटमेंट और ऑनर अगर चेंज हुआ है, क्या पॉइंट है इसमें, या तो माइन बंद हो गया है, अबेटमेंट हो गया है या माइंस का ऑनर चेंज हो गया है, तो क्या करेंगे, ये 30 दिन के अंदर, ये 30 दिन के अंदर हमको रिपोर्ट करना है किसको, सीआई, आरआई और डीएम को। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया है तो यानी 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा काम स्थगित कर दिया गया है तो, डिसकंटिन्यूअस हो गया तो क्या करेंगे, 90 दिन के अंदर, अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया है 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा अगर काम बंद हो गया है तो क्या करना है, 90 दिन के अंदर में हमको रिपोर्ट करना है किसको, सीआई, आरआई और डीएम को। ओके, स्टार्ट। अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 5 की। रेगुलेशन 5 में क्या है दोस्तों, नोटिस ऑफ अमेंडमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूअस। अब इसमें क्या है, इसमें पहला पॉइंट क्या है कि माइन और सीम को, यानी किसी खदान है या खदान में जो हम सीम लेके चल रहे हैं ओपन कास्ट माइंस में या अंडरग्राउंड माइंस में कोई सीम को अगर हम लेके चल रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन क्या होगा, अगर एबेटमेंट हो गया है, माइंस बंद हो गया, क्लोज हो गया और डिसकंटिन्यूअस,
ठीक है। डिसकंटिन्यूअस में क्या है कि अबव 60 डेज यानी 60 दिन से ज्यादा का वक्त डिसकंटिन्यूअस में हो गया है तो क्या होगा, ऑनर, एजेंट और मैनेजर 30 दिन पहले नोटिस करेगा। कौन कौन करेगा, ऑनर, एजेंट और मैनेजर 30 दिन पहले नोटिस करेगा। किसको, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजेगा। अब इसमें आगे क्या है, जो नोटिस हम भेजेंगे सीआई को उसमें क्या देंगे हम लोग कि अबैटमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूअस के रीजन यानी क्या कारण है, किस कारण से हमने माइंस को अबैटमेंट, क्लोज या डिसकंटिन्यूअस किए हैं उसका कारण, और इफेक्टिव पर्सन यानी उससे जो प्रभावित व्यक्ति हैं उसकी प्रोबेबल नंबर यानी उसकी एक अप्रोक्सीमेट हम लोग नंबर भी दर्शाएंगे उस नोटिस में। ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या है, अगर इंफॉर्मेशन देने से पहले, अगर इस इंफॉर्मेशन देने से पहले अनफोर्सेस एंड सर्कमस्टांस से कोई माइंड में क्या हो गया, अबेटमेंट हो गया, क्लोजर हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, कि जो अवधि है वो पूर्व इरादे के 60 दिन हो जाए तो, यानी कि अगर माइंस बंद हो रहा, अबेटमेंट हो रहा, बंद हो रहा, डिसकंटिन्यूअस की जो अवधि है बिना पूर्व इरादे के, यानी कि जो मेरा टारगेट था उससे पहले ही 60 दिन हो जाए तो इसका जो सूचना है वो क्या करेंगे हम लोग, फोर्थविथ तत्काल किसको देंगे, सीआई, आरआई और डीएम को देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट। अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 5 का जो दूसरा नंबर पॉइंट है। दूसरा नंबर पॉइंट में क्या है कि अगर सब रेगुलेशन 1 में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी ऐसे यूजी माइंस को क्या कर दिया, अबेटमेंट कर दिया, क्लोज कर दिया और अबव 60 डेज डिसकंटिन्यूअस कर दिया, ऐसा करने का जैसे इरादा है, तब क्या करेंगे, इसके ऊपर जो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के अंदर में प्रॉपर्टी यानी जो माइंस मेरा अंडरग्राउंड माइंस जो है अबेटमेंट है, क्लोज है, अबव 60 डेज से काम स्थगित है, और उसके ऊपर में क्या है, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के अंदर में जो प्रॉपर्टी, रेल लाइन, बिल्डिंग, परमानेंट स्ट्रक्चर, वैसा स्ट्रक्चर है जिसका कि मालिक पर, उसके ऊपर मतलब मालिक का अधिकार नहीं है, तब क्या होगा, वैसे स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, ऑनर, एजेंट और मैनेजर, ठीक है, अबेटमेंट, क्लोज और डिसकंटिन्यूअस से कम 30 दिन पहले क्या करेगा, सीआई और आरआई को नोटिस देगा। ठीक है। अब इसमें तीसरा नंबर पॉइंट में क्या आ जाएगा कि जब कोई माइन और सील अबेटमेंट हो गया, क्लोज हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा, तब क्या होगा कि ऑनर, एजेंट और मैनेजर, ऑनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, 7 दिन के अंदर किसको सूचना देगा भाई, किसको नोटिस करेगा, तो सीआई, आरआई और डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सूचना देगा, नोटिस करेगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन नंबर 6 की। रेगुलेशन नंबर 6 में क्या है, नोटिस ऑफ रीओपनिंग, यानी क्या है कि अगर कोई माइंस को हम लोग फिर से चालू करने जा रहे हैं तो वैसे स्थिति में हम लोग को जो नोटिस करना है वो कैसे करना है। ठीक है। तब इसमें क्या है कि जब किसी माइन या सीम को अबेटमेंट है, क्लोज है, अबव 60 डेज डिसकंटिन्यूअस है, ये 3 पॉइंट चैप्टर नंबर 2 के लिए कॉमन वर्ड है, इसको आप सभी भाई बंधु दिमाग में बिठा लें। ये 3 वर्ड का जो इस्तेमाल है चैप्टर 2 का जो रेगुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है अबेटमेंट, क्लोज और अबव डिसकंटिन्यूअस ऑफ 60 डेज। ठीक है। अगर क्या हो गया, अबेटमेंट हो गया, क्लोज हो गया, अबव 60 डेज डिसकंटिन्यूअस हो गया के बाद फिर से रीओपनिंग करने का इरादा है तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, ऑनर, एजेंट और मैनेजर
ऑनर, एजेंट और माइन मैनेजर क्या करेगा? माइनिंग ऑपरेशन चालू करने से कम 30 दिन पहले, माइनिंग ऑपरेशन चालू करने से कम 30 दिन पहले किसको सूचना देगा? सीआई, आरआई और डीएम को सूचना देगा या नोटिस करेगा। उसी फॉर्मेट में करेगा जिस फॉर्मेट में सीआई ने मांग किया है, जो फॉर्मेट सीआई आपको बना के दिया हुआ है। कोई भी नोटिस हम लोग सीआई के द्वारा जो फॉर्मेट बनाया गया है, जिस मेथड में बनाया गया है, हम उसी में उसको नोटिस करेंगे। ठीक है, इसमें दूसरा नंबर पॉइंट क्या आ जाएगा? अगर कोई माइंस हम चला लिए, हम उसका सूचना नहीं दिए, भाई इमीडिएट सिचुएशन हो गया कि हम माइंस को रीओपन कर दिए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा? ऑनर, एजेंट और मैनेजर पुनः जो माइंस को हम लोग ओपनिंग किए उसका जो एक्चुअल डेट है, उसका एक्चुअल डेट क्या करेगा? सीआई, आरआई और डीएम को क्या करेगा? फोर्सफिट भेजेगा, यानी तत्काल, एक दिन की भी देरी किए हुए बिना तत्काल उसको नोटिस करेगा। किसको करेगा? सीआई, आरआई और डीएम को। ओके, चलिए स्टार्ट। अब आगे क्या है दोस्तों? अब हम लोग आ जाते हैं रेगुलेशन नंबर 7। रेगुलेशन नंबर 7 में क्या है दोस्तों? नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप, यानी वैसा नोटिस जिसमें मेरा ऑनरशिप चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट और मैनेजर, हम क्या कर रहे हैं? नया एजेंट और मैनेजर की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अब वैसी स्थिति में हम लोग को क्या करना है, कैसे नोटिस करना है? पहला पॉइंट क्या आता है, देखिए कि चेंज ऑफ माइन नेम, यानी क्या हो रहा है? माइंस का नाम बदल रहा है, ऑनर चेंज हो रहा है, माइन एंड ऑनर एड्रेस भी चेंज हो रहा है। 3 चीज चेंज हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? अगर माइंस का नाम चेंज हो जा रहा है, अगर ऑनर बदल जा रहा है, या माइंस और ऑनर का जो है एड्रेस चेंज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, कैसे नोटिस करना है? तो ऑनर, एजेंट और मैनेजर 7 दिन के अंदर किसको नोटिस करेगा? सीआई और आरआई को। परंतु इसमें आगे क्या कहता है? परंतु अगर ऑनर कोई फर्म या एसोसिएशन है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर फर्म है तो चेंज ऑफ पार्टनर, यानी कोई फर्म का कोई पार्टनर बदल गया। एसोसिएशन है तो चेंज ऑफ मेंबर, यानी एसोसिएशन से कोई मेंबर इधर से उधर हो गया। तो पब्लिक कंपनी है अगर उसका डायरेक्टर बदल रहा, प्राइवेट कंपनी है अगर शेयर होल्डर्स बदल गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि 7 दिन के अंदर सीआई और आरआई को हम लोग को क्या करना है? नोटिस करना है, उसी फॉर्मेट और मेथड में जिस तरह का सीआई ने निर्देश दिया है। ठीक है, अब इसका दूसरा नंबर पॉइंट क्या आता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसमें क्या है कि माइन का ऑनरशिप अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्या कर दिया जाए? ऑनरशिप अगर ट्रांसफर कर दिया जाए, ये ऑनरशिप जो है ये ट्रांसफर हम कर दिए तो क्या होगा? ओल्ड या ना पुराना जो है ऑनर और एजेंट ट्रांसफर के 7 दिन के अंदर क्या हो रहा है? ऑनरशिप ट्रांसफर अगर हो रहा है तो पुराना वाला ऑनर और एजेंट क्या करेगा? 7 दिन के अंदर एक्ट और रेगुलेशन के तहत, यानी जिस तरह का रेगुलेशन और एक्ट में जो हम लोग को निर्देश दिया गया है उसके अंदर रहते हुए माइन प्लान, सेक्शन रिपोर्ट, रजिस्टर, अदर रिकॉर्ड, रिलेवेंट पेपर न्यू ऑनर और एजेंट को सौंपेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दोनों, इसका दूसरा पॉइंट जो आएगा क्या होगा कि ये अगर हम जब सौंप देंगे तो क्या होगा? इसके बाद दोनों ऑनर, कौन? जो नया और जो पुराना है, या तो वो दोनों ऑनर या वो दोनों ऑनर का जो एजेंट होगा वो क्या करेगा? रिटेन इंफॉर्मेशन तत्काल फोर्थवीक किसको देगा? सीआई और आरआई को देगा। ओके, चलिए स्टार्ट।
अब इसका तीसरा नंबर पॉइंट में क्या बोलता है दोस्तों, जब किसी एजेंट मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर, VO वेंटिलेशन ऑफिसर, SO सेफ्टी ऑफिसर एंड ACM असिस्टेंट मैनेजर की अपॉइंटमेंट और नियुक्ति की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आ गया, या तो इसकी नियुक्ति की जा रही है, दूसरा कि ऐसे व्यक्ति जो है या तो एजेंट, मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर या ACM, ऐसा कोई कैरेक्टर क्या कर रहा है कि या तो अपनी पद को छोड़ रहा है, अपॉइंटमेंट एंडिंग, या मतलब पद समाप्त कर रहा है या वो रिजाइन कर रहा है, सीधा सा बात है, अपॉइंटमेंट एंड और रिजाइन। ठीक है। तीसरा इसमें क्या गया, चेंज ऑफ एड्रेस, यानी कि पता बदल रहा है, किसका, एजेंट और मैनेजर का। ठीक है। तो इस तीनों स्थिति में क्या है, नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा, 7 डे के अंदर, यानी 7 दिन के अंदर किसको जाएगा, CI एंड RI को। ठीक है दोस्तों। अब आता है इसका चौथा पॉइंट, रेगुलेशन नंबर 7 का 4th नंबर पॉइंट। इसमें क्या आ रहा है, माइंस का ऑनर क्या कर रहा है भाई, माइंस के मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन के लिए क्या किया है, ऑनर की ओर से ऑथराइज पर्सन, क्या किया है, ऑनर की ओर से ऑथराइज पर्सन के नेम एंड डिजिग्नेशन का रिटर्न एक्सप्लेन करेगा। इसका 4 नंबर पॉइंट में क्या है कि माइन का जो ऑनर है वो माइन के मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन के लिए ऑनर की ओर से ऑथराइज पर्सन के नेम एंड डिजिग्नेशन का रिटर्न एक्सप्लेनेशन किसको भेजेगा, CI और RI को भेजेगा। इसका 5वां नंबर पॉइंट में क्या है कि सब रेगुलेशन 4 के एक्सप्लेनेशन में, जो क्या एक्सप्लेनेशन है रेगुलेशन नंबर पॉइंट 4 में, इसका क्या है कि नेम एंड डिजिग्नेशन का एक्सप्लेनेशन करेगा वो। ठीक है। 5 में क्या है कि इस जो एक्सप्लेनेशन है उसमें जो है क्या करना है हमको, रेस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन से रेस्पॉन्सिबल के लिए उसका जो डिजिग्नेशन है उसके लिए उसको दिया गया है उसका भी उल्लेख होगा, प्लस वो सब्जेक्ट जिसके लिए माइंस के ऑनर ने उसको ऑथराइज किया है उसका भी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा उस नोटिस में। अब आता है 6 में भी क्या है कि सब रेगुलेशन 4 के तहत बताए गए एवरी पर्सन की उसमें लिखी रेस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में ग्रुप ऑफ माइंड्स का एजेंट माना जाएगा, यानी कि जो कोई भी कैरेक्टर जिस काम के लिए ऑथराइज है उसका वो एजेंट माना जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट। रेगुलेशन 7 का 7वां और अंतिम जो पार्ट है वो क्या है दोस्तों कि सब रेगुलेशन 4 के अनुसार प्रस्तुत विवरण में, यानी कि जो रेगुलेशन 4 में जो भी हम लोग एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि विवरण में नेम और अन्य ब्यौरा, मतलब अगर नाम या कोई और भी डाटा अगर चेंज कर दिया गया है तो इसका रिटर्न इंफॉर्मेशन क्या है, चेंज के 7 दिन के अंदर CI और RI को देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट। अब हम लोग चर्चा करते हैं रेगुलेशन नंबर 8 की। रेगुलेशन नंबर 8 में क्या है दोस्तों, नोटिस ऑफ डेंजरस ऑक्यूरेंस। ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है, जब किसी माइन में या आसपास, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में क्या है कि माइनिंग वर्किंग से रिलेटेड लॉस ऑफ लाइफ, यानी खदान में काम करते हुए किसी भी तरह का लॉस ऑफ लाइफ हो गया तो। दूसरा क्या है कि सीरियस बॉडी ऑफ इंजरी करने वाला एक्सीडेंट हो गया है तो। बी में क्या है कि चोट पहुंचने वाली इजिली आइडेंटिफाई घटना, यानी कि जो चोट लगा उसका हम लोग आसानी से पता कर लिए कि भाई ये चोट कैसे लगा, ये एक्सीडेंट कैसा हुआ, जो क्या हो गया कि आगे चलकर क्या हो जाता है, डेंजरस ऑक्यूरेंस कहलाता है। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे नोटिस करेंगे हम लोग, ऑनर, एजेंट और मैनेजर, ऑनर, एजेंट और मैनेजर क्या करेगा, फोर्थ विथ तत्काल टेलीफोन
फैक्स, ईमेल और स्पेशल मैसेंजर द्वारा आरआई को भेजेगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि 24 घंटे के अंदर 24 आवर के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सीआई और आरआई को भेजेगा। उसके आगे क्या है कि क्लाउज ए क्या है, माइनिंग वर्किंग से रिलेटेड लॉस ऑफ लाइफ या सीरियस बॉडी इंजरी हो। ऐसे केस अगर इस प्रकार का एक्सीडेंट हो गया तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्लाउज ए में लिखे प्रकार की एक्सीडेंट होने पर क्या करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो क्या करेगा, फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन को भी भेजेगा। यानी एक नोटिस किसको भेजेगा, लाइफ ऑफ लॉस हो गया या किसी तरह का सीरियस बॉडी इंजरी हो गया तो वैसी स्थिति में क्या करेगा कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन को भी भेजेगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, लास्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि ईमेल अगर भेज दिए हैं तो, ये खास ध्यान देने वाला बात है कि अगर हम ईमेल भेज दिए हैं तो उसके बाद हम एक फैक्स या लेटर द्वारा भी अगला को सूचित करेंगे। इसके बाद एक पॉइंट आता है इसमें कि डेंजरस ऑकरेंस कौन कौन सा है, यानी माइंस में डेंजरस ऑकरेंस कौन कौन सा है, ये आप रेगुलेशन में डिटेल तरह से देख लेंगे। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं शॉर्ट टर्म करके। अब आ जाते हैं नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस, जो रेगुलेशन नंबर 8 है, उसका दूसरा पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों। इसका दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि साथ ही ऑनर, एजेंट और मैनेजर सब रेगुलेशन 1 में निर्दिष्ट नोटिस की एक कॉपी जो है वो क्या करेगा, माइंस ऑफिस में रखेगा और नोटिस बोर्ड पर इस तरह से लगाएगा कि लगाने के डेट से, यानी जो बोर्ड पे हम नोटिस लगाए कि हाँ इस डेट को एक्सीडेंट हो गया है, उस कैसा एक्सीडेंट हुआ उसका एक्सप्लेन करके एक नोटिस बोर्ड पर हम लगाएंगे। और वो क्या होगा कि जिस दिन हम लगाएंगे उस तारीख से 14 दिन तक वो टंगा हुआ और पढ़ने लायक होगा। ओके, स्टार्ट। अब इसका तीसरा नंबर पॉइंट का हम लोग चर्चा करते हैं। अब इसमें क्या बोलता है, जब माइन या उसके आसपास इलेक्ट्रिक जनरेशन, स्टोरेज, ट्रांसफॉर्मेशन, सप्लाई और यूज से एक्सीडेंट हो जाता है, या सीधे तौर पे अगर हम ये करें कि अगर कोई एक्सीडेंट इलेक्ट्रिक से या इलेक्ट्रिकल से हो जाता है तो क्या हो गया, डेथ हो गया या सीरियस बॉडी ऑफ इंजरी या बर्न इंजरी या जलने से जो इंजरी हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, ऑनर, एजेंट और मैनेजर इसकी सूचना किसको देगा, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देगा। साथ में क्या करेगा, टेलीफोन करेगा, फैक्स करेगा, ईमेल और स्पेशल मैसेंजर से फोर्थविल तत्काल सूचना देगा। और अगर ईमेल करता है तो उसके तुरंत बाद क्या करेगा, या तो फैक्स करेगा और लेटर से भी सूचना देगा। अब इसका चौथा नंबर पॉइंट आता है। अब इसमें क्या है, इसमें यह है दोस्तों कि अगर कोई रिपोर्टेबल इंजरी बाद में क्या हो गया, सीरियस बॉडी इंजरी में चेंज हो गया, ठीक है, पहले हल्का चोट लगा बाद में गंभीर चोट हो गया, ठीक है। अब ऐसा सिचुएशन क्या है कि सब रेगुलेशन 1 के तहत दी गई है। अगर ऐसा कोई घटना घट गया है कि रिपोर्टेबल इंजरी था, बाद में सीरियस बॉडी इंजरी हो गया, लेकिन सब रेगुलेशन 1 के तहत क्या हो गया, उसके बाद वो डेथ कर जाता है, तब ऐसा स्थिति में क्या होगा कि ऑनर, एजेंट और मैनेजर 24 घंटे के भीतर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और रीजनल इंस्पेक्टर, साथ ही साथ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन को भी इसकी सूचना देगा। ठीक है। अगर डेथ जो है वो क्या होता है कि डेथ या इंजरी क्या होता है कि सब रेगुलेशन 3, यानी सब रेगुलेशन 3 में क्या है कि इलेक्ट्रिकल से कोई घटना घट जाता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो सूचना है वो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी हम उसका नोटिस करेंगे, उसी फॉर्मेट उसी मेथड में जिस तरह से सीआई ने हमको निर्देश दिया है। ओके, चलिए स्टार्ट। अब इसका आखिरी पॉइंट क्या है, ऑनर, एजेंट और मैनेजर जिसकी डेथ या लॉस ऑफ लाइफ हो गया या क्षति हो गया, ऊपर लिखे जो रेगुलेशन है उसके अनुसार हो गया है तो, ठीक है,
घटना यानी जिस दिन एक्सीडेंट होता है उसके 7 दिन के अंदर, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके 7 दिन के अंदर, और क्या है कि जब वो एक्सीडेंट से काम पर लौटता है उसके 15 दिन के अंदर, काम पर लौटने के 15 दिन के अंदर किसको देगा? CI और RI को देगा। ओके, चलिए स्टार्ट। अब क्या है रेगुलेशन नंबर 9। रेगुलेशन नंबर 9 में क्या है कि नोटिस ऑफ डिजीज, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है कि एक्ट के सेक्शन 25 के अधीन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल गैजेट में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना ऑफिशियल गैजेट निकालता है उसमें जो दर्ज किया गया है नोटिफाइड डिजीज हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऑनर एजेंट और मैनेजर, ऑनर एजेंट और मैनेजर क्या करेगा? 3 दिन के अंदर किसको सूचना देगा? CR और RI को। उसके बाद क्या करेगा? एक सूचना देगा इंस्पेक्टर ऑफ माइन मेडिकल, इंस्पेक्टर ऑफ माइन मेडिकल। उसके बाद किसको सूचना देगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। उसके बाद किसको सूचना देगा? कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन को। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जितना भी रेगुलेशन था। मैंने कोशिश किया कि उस तरह से एक्सप्लेन करूं कि जिससे कि आपका MCQ का क्वेश्चन एग्जाम में आप पकड़ सकें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ के साथ कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे कि मुझे खुद की जो खामियां हैं वो मुझे पता नहीं चलेगी। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट करें ताकि मैं और बेहतर अपने काम को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।